नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर शिमला से खबर है कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प किया। जॉइंट एक्शन कमेटी HSPL BL के नेता हरिलाल वर्मा ने कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश को कमजोर कर रहा है और इससे लड़ने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। देखिए शिमला से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मामला था वो भ्रष्टाचार की ही देन था और अब उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है या जो भी मामला चला उस पर आप संतुष्ट हैं? इस पे तो हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि जो मामला अभी सब जुडिस है और उसमें CBI की रिपोर्ट भी हो गई है और हम तो उम्मीद करेंगे कि CBI ने जो फैक्ट्स सामने लाए होंगे और चार्जशीट में लाए होंगे। लेकिन हमारा जो उस टाइम का जो विश्लेषण यही था कि भ्रष्टाचार ही वहाँ एक सबसे बड़ा कारण था जिस करके बिमल नेगी जी को स्टेप लेना पड़ा। वो आपका बहुत सारी परियोजनाएं थी जिस करके अनसली दबाव उनको डाला जा रहा था। लेकिन आज हम उम्मीद करेंगे कि जो बिमल नेगी जी परिवार है और उनको इंसाफ मिलेगा, अब कोर्ट न्याय देगा और जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा। पर हम एक बात भी और कहना चाहेंगे कि आज जहाँ जहाँ जो हमारे जिस तरह के जो सेक्टर है जहाँ इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है अधिकारी द्वारा और गलत कामों के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो हमारी अपील रहेगी सरकार से भी और जो प्रबंधन वर्ग भी है इस तरह का अनसेसली दबाव गलत काम करने के लिए ना बनाया जाए। जिस जैसी परिस्थिति आपके HPPCL में थी तो ये हमारा एक संदेश रहेगा और मांग भी रहेगी। भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी की बात कर रहे हो, कर्मचारियों ने या संगठन ने अपनी ओर से बनाई है? अभी जो हमारी एंटी करप्शन कमेटी है उसमें हमारे रिटायरी लोग भी हैं और कर्मचारी भी हैं जो विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं और हमारा यही है कि हम सबसे पहले तो हमारा इस कमेटी का ही मकसद है कि हम अपने लोगों को पहले जागरूक करें। जो हमारा कर्मचारी है, अभियंता है, हम सबसे पहले अगर भ्रष्टाचारी मुक्त होंगे तभी हमारी संस्था या तभी जो पावर सेक्टर उसको भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है। तो पहला हमारा यही है कि हम लोग शपथ लेंगे और शपथ के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस के माध्यम से अपने आप को पहले भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे, तभी हम जो इंस्टीट्यूशन है उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। मैं हीरालाल वर्मा, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी का को कन्वीनर हूँ। हमारे बीच में इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी हैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर है। इसमें मैं बताना चाहूँगा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उसमें HPC एम्प्लॉइज भी है, इंजीनियर भी है और उसके कर्मचारी भी है। अश्विनी जी प्रधान हमारे साथ हैं और पेंशनर्स भी है। लगभग 50,000 का परिवार है जो इस पावर सेक्टर से जुड़ा है, जो आज इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगली खबर नई दिल्ली से, जहां एम्स में एस्थेटिक सर्जरी पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदेश के 29 राज्यों और पड़ोसी देश से 200 से ज्यादा डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आधुनिक तकनीकियों और प्रशिक्षित हाथों के में कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए नई दिल्ली से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी साहा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम्स बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी। आज आपने कॉन्फ्रेंस में जो 4 प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से बचाव करना चाहिए? आज की कॉन्फ्रेंस में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांसेस इन एस्थेटिक सर्जरी। बहुत सारी एडवांसेस आ चुकी हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, मगर बहुत कम लोग प्रॉपर्ली ट्रेंड है इसको प्रोवाइड करने में। इंडिया में रिक्वायरमेंट और डिमांड फॉर एस्थेटिक सर्जरी बढ़ती जा रही है,
2024 में हमने लगभग 12 लाख प्रोसीजर्स किए हैं ऑल ओवर इंडिया। इसीलिए ज़रूरत है सेफ और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग की, और वही हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहते हैं। आज जो 4 फोटो दिखाए हैं जो पिंपल्स है या और भी कुछ है, इसको किस तरीके से आप नजरिए से देखते हैं? जी देखिए, गंजापन, मोटापा, चेहरे पे दाग धब्बे स्कार होना, बर्न या किसी चोट के निशान होना, ये बहुत आम बात है। हम अगर 4 लोगों को देखें, 4 में से 1 इंसान को ये होता ही होता है। मगर किस हद तक ये लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट करता है, किस हद तक उनको जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, शादी की हो, करियर की हो, नौकरी की हो, वो सब ये अफेक्ट होती है इन चीज़ों से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसके लिए उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उनको इम्प्रूव किया जा सकता है पेरेंट्स को, तो इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। कॉन्फ्रेंस में कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ से डॉक्टर आ रहे हैं? इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 300 डेलीगेट्स और फैकल्टी आ रहे हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के सारे 29 स्टेट्स और नेबरिंग कंट्री जैसे कि नेपाल एंड दुबई के भी एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं। तो क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर राजा तिवारी है और मैं यहाँ एडिशनल प्रोफेसर हूँ एम्स प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। सर, क्या कहेंगे आज इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई जिस तरीके से पार्लर में लेजर मशीन है, फेस आज 4 फोटो देख के दिखाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं, मतलब लोग समझते हैं कि नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। जहाँ पर जैसे न्यूरो की बात होती है तो नर्व का कुछ होता है, लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होती है, क्योंकि एक भ्रांति है। तो प्लास्टिक सर्जरी क्या करते हैं, खाली ब्यूटिफिकेशन नहीं करते, बट ये और भी बहुत सारी सर्जरी है जो हम लोग करते हैं ना। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि पार्लरों में जो सर्जरीज आजकल लोग कर रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, हेयर कर रहे हैं, तो ये बात चिंताजनक है और सरकार की तरफ से ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए कि किस क्लिनिक में क्या हो सकता है प्रोसीजर, उसका पूरा लिस्ट होना चाहिए कि भाई मरीजों को भी दिक्कत ना हो, कि जहाँ जा रहे हैं वो सेफ है। और अगर ऐसी जगह पर आप कराते हैं जो कि एक्रेडिटेड नहीं है या फिर मशीन का उसका पूरा स्पेसिफिकेशन टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने भी कई पेशेंट देखे हैं जो क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करा कर आते हैं और फिर बाद में उनके सर में काफ़ी घाव हो सकते हैं, कुछ डेथ्स भी हो चुकी हैं, लेजर से भी लोग जल सकते हैं और जले हुए मरीज हमारे पास आते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो भी ऐसा क्लिनिक चलाता है उसका। हमारे पास करीब 29 स्टेट से लोग हमारे पास आ रहे हैं कंट्री की, और नेपाल से करीब हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हम एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम 280 के आसपास लोग 3 दिनों में हमको उम्मीद आएंगे। ये किस तरीके का होगा, ट्रेनिंग क्या है? तो ट्रेनिंग 3 दिन का है, जिसमें सारी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं एस्थेटिक सर्जरी पे, उन पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। बेसिक्स पे भी चर्चा थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हमारा मेन टारगेट है। लेटेस्ट डेवलपमेंट जैसे बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड्स, फेसलिफ्ट, लाइपोसक्शन और इस तरीके के प्रोसीजर, राइनोप्लास्टी, इन सब पे हमारी ट्रेनिंग है 3 दिन की। आज जो 4 फोटो दिखाए हैं, किसी में गंजा है, कोई मोटापा है, दाने हो गए, इसको लेकर किस तरीके से जो है आप लोग करेंगे? देखिए, जो एक कोई भी आदमी की अपीयरेंस होती है, वो उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, उसकी सोसाइटी में इम्प्रूव करती है। जैसे किसी का वजन ज्यादा है तो वो चल नहीं पाता है, आप समझे मेरी बात को। तो एक फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है और एक सोशल प्रॉब्लम भी होती है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज अच्छी नहीं हो सकती। हम भी ये मानते हैं कि सब कुछ हम नहीं सुधार सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ी बेटर कर सकते हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे रिंकल्स हुए, जैसे वेट लॉस के बाद स्किन लटक जाती है, या लाइपोसक्शन है। तो जो चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेफली, और जिनमें स्किल्स और टेक्निक्स पूरी डिस्क्राइब्ड हैं और जिनको हम ट्रेन हो सकते हैं, उन्हीं प्रोसीजर्स को हम फोकस करते हैं। जो कुछ प्रोसीजर्स हैं जो थोड़े ग्लोरीफाई हो जाते हैं, कि अचानक से हम वैम्पायर फेसलिफ्ट बोलते हैं या हम कुछ नई चीजें, नई टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, तो उस बारे में हमारी ट्रेनिंग नहीं होती। हम तो उन्हीं चीजों के बारे में ट्रेन करते हैं जिनका ऑफिशियली प्रूव रिजल्ट होता है और जिनमें अच्छे रिजल्ट होते हैं और जिनमें लिटरेचर अवेलेबल। नाहन से खबर है कि गर्मियों के सीजन को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने तैयारियां तेज कर दी। अधिरक्षण अभियंता राजीव महाजन ने बताया कि पेयजल टैंकों की क्लोरीनेशन और सप्लाई सुचारू रखने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। देखिए नाहन से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
अभी हमारा गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। इसके लिए जल शक्ति विभाग नाहन सर्कल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से इसको पहले ही मेंटली प्रिपेयर था और हमने इसके ही दिशा निर्देश दे दिए हैं हर एक एक्सीएंस को, एसटीओस को, जेईस को कि वो अपने अपने एरिया में जो क्लोरीनेशन की मात्रा है वो प्रॉपर रखें ताकि कोई भी बीमारी का फैलने की आशंका जो है उससे बचा जाए। और ऐसे ही हम हर साल एक कैंपेन मोड पे कराते हैं। जितने भी हमारे वाटर टैंक हैं, सोर्सेज हैं, उनकी सफाई हम विधिवत तरीके से कराते हैं। उसमें हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, पंचायत उप प्रधान हो, उनकी प्रेजेंस में और उनके सहयोग से करवाते हैं। अब बाई चांस पंचायतें जो हैं सारी वो अभी आज की डेट में है नहीं है। हमने यही निर्देश दिए हैं, कोई एक्स वार्ड मेंबर हो या कोई मोजेज आदमी हो गांव का, उसको साथ लेके आप इस कैंपेन को करें। पानी की टैंकों की सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें और लोगों को भी जागरूक करें कि वो भी अपने घरों के जो टैंक हैं वो कैसे साफ करने हैं वो भी दे दें। और इस पीरियड के दौरान हम ब्लॉक डिपार्टमेंट को भी हेल्प करते हैं। अगर उनको कोई ब्लीचिंग पाउडर वगैरह चाहिए होता है अपनी बॉडी वगैरह को सफाई के लिए, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। हम उनको वो मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं ऑन रिक्वेस्ट, अगर उनकी कोई रिक्वेस्ट आती है। इसके अलावा गर्मियों में लोगों की कंप्लेंटों को बड़ी तीव्रता से हम अपने सॉल्व करें। ये जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू अवर सेक्रेटरी साहब एंड ईएनसी मैडम के थ्रू बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश हैं कि वो पानी की कंप्लेंटें हैं उसको विधिवत तरीके से और बहुत जल्दी से जल्दी ही उसको हल करना है। तो उसके दिशा निर्देशों के मुताबिक हमने हर सेक्शन में एक एक नोडल अफसर बनाया है। जैसे भी हमारे पास स्टाफ की उपलब्धता है उसके हिसाब से हमने नोडल अफसर बनाए हैं। उन नोडल अफसरों के नंबर जो हैं वो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी जो कंप्लेंट है वो उस नोडल अफसर को भी टेलीफोन के माध्यम से दी जा सकती है कि जो पानी का ओवरफ्लो है, जो टैंक से ओवरफ्लो है, उसको आप रोकें। ये पानी बहुत कॉस्टली है, हम बहुत एनर्जी चार्जेस पे करके इस पानी को नाहन तक पहुंचाते हैं और पहुंचने के बाद जब ये पानी व्यर्थ पानी नालियों में बहता है, बहुत दुख की बात है। और किसी को असुविधा ना हो, हमें कोई एक्शन ना लेना पड़े, हमें कनेक्शन ना काटने पड़े, तो प्लीज मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने अपने वाल्वों को आप ठीक रखें और कोई हमारे लेवल पे कमी है तो हमें जरूर बताएं। हम रेवाड़ी से खबर है कि निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रत्याशी विनीता पीपल विकास के नए आयाम में स्थापित करेंगी। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नामांकन किया है, क्या कहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि समस्त जनता की सपोर्ट और वोट मुझे दोनों ही मिलने वाली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिले के हमारे नेतृत्व विधायक जी, वंदना जी और जितने भी हमारे संगठन में हैं, साथ में समस्त जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन सबके एक फोर्स से जो मुझे आज एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और जिस उम्मीद और आस के साथ उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनवाया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भ्रष्टाचार और विकास एक मेन मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे? किस तरह से देखिए, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का ऐसा कुछ है नहीं। ऑपोजिशन वालों को तो मुद्दे चाहिए होते हैं तो वो कुछ भी बना सकते हैं। रही विकास कार्यों की बात, तो विकास कार्य होते रहेंगे और होते रहेंगे। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम अपनी तरफ से अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। एक अंतरकलह में कल आपने विधायक जी का नाम भी नहीं लिया, पार्टी के सभी
अधिकारी? नहीं, ये गलत है कि मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल रही थी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, और जिला नेतृत्व में विधायक जी, अध्यक्ष जी सभी कॉमन आ जाते हैं। नहीं, अध्यक्ष जी ने भी आपको इशारा भी किया था, उसके बाद भी शायद आप नहीं समझ पाए। ये छोटी मोटी गलतियां तो अभी मेरी शुरुआत है, शायद होती रहेगी, तो मैं कोशिश करूंगी आगे किसी तरीके की बात। सरकार छोटी भारतीय जनता पार्टी की थी, 32 वादे किए गए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे? सर, जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने मुझे आगे किया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ में उनकी सारी शिकायतें दूर कर पाऊँ। क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन दबा के आप भरपूर वोट दें और मुझे विजयी बनाएं, ताकि आप लोगों के हाथ स्ट्रांग हो जाए। अभी 3 उम्मीदवार और मैदान में, आप किससे मांगती हैं? जी, 3 मैदान कांग्रेस, कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी 1 2 3 सब वही है। नगर परिषद की लोकप्रिय प्रत्याशी विनीता पिपल जी का नॉमिनेशन किया है और आज लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी, हमारे यहाँ के विधायक, हमारी विनीता पिपल जी के लिए उत्साह और ऊर्जा देख रहा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी विनीता पिपल विजयी होगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बार रेवाड़ी से बनने वाला है। रेवाड़ी के विकास की गति को और तेज लेकर हमारी चेयरमैन विनीता पिपल जी आगे लेकर जाएंगे। किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं? बड़ा मसला रहा पिछले दिनों, तो किस तरह से काउंटर करेंगे? कोई भी नायब सिंह सैनी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कोई भी, चाहे पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, इस प्रकार की चीजें नहीं टॉलरेंस की जाएंगी। विनीता पिपल जी के नेतृत्व में अब रेवाड़ी और चमकेगा, यह हमें पूरा भरोसा। लगता है कि कोई चुनौतियां हैं रास्ते के अंदर? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस आपस में फूट है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए, इसलिए हमारे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने मन से हौसला उनका टूट चुका है। बीजेपी की फूटबाजी को क्या कहोगे? विधायक जी का कल नाम तक आपने कैंडिडेट ने नहीं लिया, आज भी विधायक जी नहीं है, अपनी फूट को लेकर। विधायक जी पारिवारिक कार्यक्रम से कहीं गए हुए हैं, मेरी खुद की बात हुई है, हमारे पार्टी नेतृत्व की बात हुई है, और जब हमारा कार्यालय उद्घाटन होगा, भव्य और दिव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री की सभाएं, खुद विधायक जी ही उस चीज का अध्यक्षता करेंगे। इतिहास है भाजपा में भीतरघात का, और भीतरघात के लड़ने के लिए आप इस वक्त क्या? ये कांग्रेस पार्टी का एक सिनेरियो। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चल रही है। बहुत सारे लोग टिकटार्थी होते हैं, टिकट मांगते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है और हमारा उद्देश्य है। कुरुक्षेत्र से खबर है कि शहर के बीच बनाए जा रहे डंपिंग जोन को लेकर लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से डंपिंग जोन हटाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। देखिए साहब, ऐसा है कि ये पिछले साल भी, ये वैसे तो यहाँ पर लगभग पिछले 3-4 वर्षों से यहाँ पे ये कूड़ा गिरते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। पिछले साल भी सेम यही समस्या थी, तो पिछले साल भी रेलवे रोड वाले जितने भी दुकानदार थे या बैंक कॉलोनी के निवासी थे, उन सब ने यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ से इनको खदेड़ने का काम किया था। तो उसके बावजूद अब फिर इन्होंने पिछले लगभग
10-15 दिनों से यहाँ पे ये डंपिंग जोन बना दिया है। हमने परसों भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी और आज तो पूरी रेलवे रोड मार्केट और ये पूरे दुकानदार यहाँ पे आए हुए थे। ये शहर की सबसे व्यस्त सड़क है और ये बहुत ही प्राइम लोकेशन की जगह है। आप जिसका देखिए यहाँ पे हाल क्या कर दिया है। इस कूड़े से इतनी ज़्यादा बदबू, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। शाम के समय में क्या करती हैं ये लोग, 5 बजे के बाद में इस कूड़े को आग के हवाले कर देते हैं। उससे जहरीला धुआं इतना बनता है कि सांस लेना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ये सारा का सारा एरिया, ये सारी रिहायशी कॉलोनी है, ये सबसे मेन व्यस्त बाजार है। ये सामने सुभाष मंडी है, ये थोक व्यापार का ये हब मंडी है यहाँ पे। तो आपके डिमांड क्या क्योंकि कई बार उठा ली आपने इसकी। देखो ऐसा है, डिमांड तो ये है कि भाई हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भाई यहाँ से कूड़ा घेरने को बंद करें। अगर प्रशासन यहाँ कूड़ा घेरना बंद नहीं करेगा तो हमें इसके लिए और इससे आगे का कदम उठाना पड़ेगा। हम यहाँ पे धरना भी देंगे, अगर नहीं फिर भी मानेंगे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। नहीं मानेंगे तो हम यहाँ पे एक संयुक्त रूप से एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे इस मांग को लेकर। तो डीसी से मिले आपके मेन जिले के? नहीं, अभी हम किसी के पास नहीं गए हैं। लेकिन अगर हमने पहले तो ऐसा है कि पहले तो नगर परिषद को ही अवगत कराना हमने ठीक समझा, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है। मैंने परसों देखा, वो परसों तो उनके जो प्रतिनिधि लोग हैं वो ये बोल रहे थे कि भाई ये तो विपक्ष जो है वो उंगली लगा करके भाई ये कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करता है। अगर नगर परिषद के अधिकारियों को और उनके प्रतिनिधियों को इतनी दिक्कत, इनको इस बात का नहीं पता ना, तो यहाँ पर आके आधा घंटा 1 घंटा सुबह से लेकर शाम तक बैठ के देखें, उनको पता लग जाएगा यहाँ पे कितनी समस्या है। और मैं तो यहाँ पर पूरा विधायक जो है सुभाष सुधा जी, वो भी हमारे इसी लोकल एरिया से हैं, कोई ये नहीं है वो कहीं दूर से हैं। मैं तो उनसे भी इस बात की मांग करता हूँ कि वो यहाँ पर आके एक बार देखें भाई यहाँ पे क्या हाल है और इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण करें। और मैं मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा जी से भी मांग करता हूं कि ये एक जेन्युइन समस्या है, जो ये इसका कूड़ा निस्तारण का वो है कि इसको लेकर के वो एक ज्ञापन डीसी को भी दें और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से भी इसके लिए बात करें। सारा कुछ ही पास है, मार्केट भी है, करियाना मार्केट भी है सारी, लेकिन सरकार इस पे गंभीर नहीं है, नगर परिषद इस पे गंभीर नहीं है। भाई टाल मटोल रवि है, चलो आज यहाँ घेर दिया, लोगों ने विरोध किया, यहाँ से उठा के कहीं और चले गए। भाई सरकार के पास कोई नीति नहीं है, नगर परिषद के पास भाई कोई सीरियस इसको लिया जाए, क्योंकि 20-25 साल से ये समस्या चल रही है। लेकिन सरकार ने कभी इसके बारे में ना कोई गंभीरता से कोई मीटिंग बुलाई, ना कोई इस पर कोई संज्ञान लिया। भाई जहाँ पे विरोध कर दिया, यहाँ से उठा के कहीं और चल जाएंगे, वहाँ विरोध कर दिया। आप ये देखो, कभी बारना में, कभी सरगढ़ में, कभी कोल्हापुर में, कभी सुंदरपुर में, कभी सेक्टर 10 में, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ। मतलब सरकार इस पे मतलब गंभीर नहीं है। अगर सरकार इस पे गंभीर से सोचे, सारे समाज शहर के लोगों के जो मौजूद लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबको मिला के कोई एक मीटिंग करे, सामाजिक संस्थाओं को मीटिंग करे, तो उसकी समस्या का हल निकल सकता है। और ये इसका अब इसको मतलब कि लोगों के ना पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। तेज हवाएं भी चलती है तो इसको लेके बहुत। हम कल यहाँ से मैं गुजरा तो यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। मैंने बच्चों के लिए किताबें लेनी थी बलबीर बुक डिपो से, तो मैं वहाँ गया तो मेरा यहाँ पे मतलब कि मैं खड़ा हो गया, खड़ा होना मुश्किल हो गया। तो अब तो सरकार को भी इस पे निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं अब तो ये आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब टाल मटोल वाला काम चलेगा नहीं सरकार का। तो भाई मैं तो नगर परिषद से कहूँगा भी इसको जल्दी से अपना मीटिंग बुलाए, जो सारे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि, MLA हैं, MP हैं, सबको इकट्ठा करके मीटिंग करें, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, उन्हें इसका स्थायी है। ऊना से खबर है कि लाल सिंधी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 50 झुग्गियां जलकर राख हो गई और लाखों का नुकसान हुआ है। अग्नि मिशन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सर
समय लगभग 12 बजे जो है फायर स्टेशन ऊना में जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में जो है तो पुराना होशियारपुर रोड में जो आग लगी है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो अग्निशमन केंद्र ऊना से जो है नंबर 1 वाहन और साथ ही जो है दूसरा वाहन भी जो है यहाँ के लिए मौके के लिए जो है वो डिपार्चर कर दिया गया। मौके पे आके देखा गया कि आग की जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, तो तीसरी गाड़ी भी जो मौके पे बुला ली गई। तो तब से लेके जो है अभी तक जो है लगातार गाड़ियाँ जो है खाली हो रही है। जैसे ही जो है क्लीनिंग के लिए दोबारा फायर स्टेशन में भेजी जा रही है और लगातार जो है आग बुझाने का काम जो है चल रहा है। इसमें जो है लगभग अभी तक जो है इस एरिया में एक साइड में लगभग 16 झुग्गियाँ और दूसरे एरिया में लगभग 15 या 16 के आसपास भी उधर भी इतनी है लगभग, अभी कैलकुलेशन की जाएगी। और यहाँ पे जो किसी प्रकार का जो है जानी नुकसान नहीं हुआ है। पर इसका तो कोई अगर प्रूफ मिलेगा, कोई अवशेष मिलेंगे जले हुए तभी मान सकते हैं, वैसा तो कुछ कह नहीं। हमने कुछ देखे हैं कि चांदी के गहने नई शादी की दुल्हन के जले हैं, तो क्या इनको मुआवजे का भी कोई प्रावधान रहता है या फिर फिलहाल राहत कोई प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से मिल सकती है। कितने किलोमीटर दूर से आए हैं, प्रशासन के लिए कर क्या रहा है? जिन्होंने इनको ये दे रखा है उन्होंने भी क्या सुविधाएं उनके लिए? पानी की सुविधा यहाँ पे है। ये मैंने कई बार देखा है, बाल्टियाँ भर के पता किसी नल से लेके आ रहे हैं, किसी नल से लेके आ रहे हैं। आग तो दिन में भी लग सकती है, आग रात में लग सकती है, जरूरी नहीं आग सर्दी में भी लग सकती है। पर करेंगे क्या करेंगे? कितना किराया देते हैं? इधर 500 रुपया महीने का 500 दे। तो जो जिसकी जगह है उन्होंने व्यवस्था नहीं की कोई पक्के मकान बनाने की या कुछ ऐसा है? सर अभी तो नहीं कर सोच रहे हैं मकान बनाने आपका नुकसान हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, कितना नुकसान हुआ है? सर सारी पिल्लियाँ जल गई और इससे ज्यादा क्या नुकसान हुआ? कोई पैसे भी थे, सामान था? सारे जल गए, जिन लोगों के ये थे सारों के। क्या नाम है आपका? मेरा किरण कहाँ से? मैं यूपी से मुरादाबाद से। फोटो कितना नुकसान हो गया? ये कितना होगा? किसकी शादी के ये गहने थे? बहू को बुला के लेके आए, अभी अभी नमी में बुला के आए, बुला के बगाने की साइड से। तो कैसे लगी आग? कुछ नहीं पता नहीं, हम तो कनक काटने गए थे, अभी आए थे बस। जैसे ही पता पड़ा ऐसे भागे चले आए। खाली भागी थी इधर, बच्चे नहा रहे थे तो बच्चों ने नंगे पहुंचे सड़क पर दिया मचाने के लिए। तो ये जितने गहने ये तो चांदी के थे, सारे जल गए? अब सारे जल गए। संदूक में रखे थे। सब जल गई, चांदी के ही सब। क्या दिखा दो ना, दिखा दो। जिसको चांदी फूला आई, गुच्छा होता है इधर लगाने का। दुखद घटना है ये, और तस्वीरें अपने आप में बिजली मेरी भी जल गए थे, मेरे छोटे भाई की घरवाली, उसके भी 5000 जल गए। जल गया, क्या करें, बहुत नुकसान बहुत हुआ है। देखो अब जैसे तो आप लोग जब रहते हैं तो बाकी सारे कनेक्शन कैसे मिल गया, तार कैसे आ गई झुग्गी में? पता नहीं कैसे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।